ग्रेविटेशन के लॉस कैसे बने, इसकी एक हिस्ट्री है। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाई डू वी पुट द वर्ड यूनिवर्सल विद इट? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट मीन्स दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द यूनिवर्स। ये सिर्फ हमारी अर्थ पे, अर्थ के आसपास के प्लैनेट्स पे, सन तक लिमिटेड नहीं है। बाकी जो स्टार्स भी हैं जितने हमको स्काई में दिखते हैं, सभी स्टार्स पर ये एप्लीकेबल है, पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल है। सभी स्टार एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते रहते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल है, that everything which has got mass can exert a force of attraction applicable on the other object which is having mass. फिर से the two objects having mass apply force on each other, that is a force of attraction. अगर मास है तो दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी सिंपल। सो ये जो फोर्स है ये कितना होता है, उसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन बनाई। सो टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास attract each other. कोई भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F is proportional to product of their masses. इन दो मासेस के बीच में बहुत तरह के रिलेशन हो सकते हैं। दो मास एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, हमने मास को डबल कर दिया, इस मास को डबल कर दिया, दोनों को डबल कर दिया तो फोर्स दो गुना, दोनों को ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया तो फोर्स भी 3 गुना। ऐसा नहीं। फिर से अगर हमने इस मास को 2 टाइम्स किया, इसको 2 टाइम्स किया, या इसको 3 टाइम्स किया, इसको 3 टाइम्स किया तो फोर्स 6 टाइम्स हो जाएगा। फिर से इसको 3 टाइम्स किया, इसको 3 टाइम्स किया तो फोर्स 9 टाइम्स हो जाएगा। 3 + 3 6 होता है, 3 × 3 9 होता है, 3 to the power 3 27 होता है। तो M1 और M2 को दोनों को जब हम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स तो इंक्रीज होगा, पर कितना इंक्रीज होगा? क्या वो M1 + M2 होगा, क्या वो M1 × M2 होगा, क्या वो M1 to the power M2 होगा? कुछ भी हो सकता था। तो वो चेक करके देखा और ये लॉ बनाया मेथड ने कि फोर्स जो है ये वाला रिलेशन ऑब्जर्व करता है, M1 × M2, बाकी नहीं। समझ आया? तो ऐसा नहीं है कि ये वैसा ही बोल दिया गया है कि M1 M2 पर डिपेंड करता है, मतलब M1 × M2। नो, लॉजिक है, उसको करके देखा, ऐसा अप्लाई होता है। ओके, सो the force is proportional to product of two masses। उसके बाद ये फोर्स दोनों के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमने डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया तो फोर्स वीक हो जाता है। अगर फोर्स वीक होता है दैट मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाएगा। अगर r को हमने 2 टाइम्स कर दिया फोर्स हाफ हो गया, 3 टाइम्स किया तो फोर्स 1/3 हो गया। लेकिन करके देखा
जब डिस्टेंस को हम 3 टाइम्स करते हैं तो फोर्स 3 टाइम्स कम नहीं होता, 9 टाइम्स कम होता है, स्क्वायर में आता। तो इसलिए r की पावर कितनी है 2। So force is proportional to 1 upon r square, inversely proportional to, so this we call inverse square law। बहुत सारे फोर्सेस ऐसे होते हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ से डिक्टेट होते हैं। डिस्टेंस को डबल करिए, फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर लॉ। ओके, और कोई चीज इस फोर्स को डिक्टेट नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती, इतनी ही है, तो इसको हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइनिंग इक्वल F is proportional to m1 m2 upon r square। ओके, तो F is equal to तब इसमें कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने SI सिस्टम में या अपने सिस्टम में अपनी यूनिट्स मानी हुई है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको 1 kg करें, इसको 1 kg करें, इसको 1 मीटर करें, तो फोर्स 1 मीटर नहीं आता, कुछ और आता है। इसका मतलब बीच में कुछ और क्वांटिटी है। तो ये जो है क्वांटिटी, ये कांस्टेंट है। मैथमेटिकली हमको मालूम है कि प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल में कन्वर्ट करना है, देयर हैज टू बी ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने यहाँ अप्लाई किया, एंड दैट इज G, m1 m2 upon r square। ये हमारे जो SI सिस्टम में या हमारे सिस्टम में मास की यूनिट, r की यूनिट और f उनके बीच का रेशियो है। दिस इज ए कांस्टेंट। ओके, अब इस कांस्टेंट के बारे में ही हम स्टडी करेंगे कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसे कहेंगे, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस फॉर्मूला में लगाने से हमको फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। अदरवाइज ये m1 m2 और r से रिलेटेड तो है, पर वैल्यू कैसे लाएंगे, वैल्यू के लिए हमको एक कन्वेंशन है। तो ये कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर ये मास 1 kg है, m1 m2 दोनों हमने 1 kg लिया और r को 1 मीटर कर दिया, तो f किसके बराबर होगा, g। वैल्यू बराबर होगी, यूनिट नहीं, f की न्यूमेरिकल वैल्यू g की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगी। तो हमने g को डिफाइन करने का, डेफिनेशन बनाने का एक तरीका निकाला कि g उस फोर्स के बराबर है जो फोर्स किस मास के बीच में लगता है, 1 kg है, 1 kg जो कि कितनी दूर रखे हुए 1 मीटर, ठीक है। उसके बीच में जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की क्वांटिटी किसके बराबर है, g के बराबर। g की क्वांटिटी उस फोर्स के बराबर है। ये हमने g को डिफाइन किया, पर g का यूनिट क्या है, g का यूनिट बताइए, यहां से देख के f multiplied by r square upon m न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। दिस इज यूनिट ऑफ g। ओके, ये
ये जो क्वांटिटी ऑफ जी है इसको हम वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट मास, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ जी। ऐसा ही सिस्टम में हमने जी की वैल्यू निकाली। ओके, तो जी की वैल्यू किसमें आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के। ओके, अब कितनी होगी इसकी वैल्यू बताइए? 6.67 into 10 to the power 11। और इसकी यूनिट क्या कितनी है? 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Why it is called universal? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Because it is applicable everywhere. Does it change with anything? अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम कोई मीडियम लगा दें, कुछ और ऐसा उपाय कर दें जिससे जी की वैल्यू चेंज होती हो, तो आंसर है नो। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एंड एवरीवेयर इट इज कांस्टेंट। वैक्यूम हो, पानी हो, हवा हो, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियम से। दिस इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, हमको इसकी वैल्यू कैसे पता चले? इसकी वैल्यू पता लगाने के लिए सबसे पहले कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, इसी फॉर्मूला को लगाकर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था एंड दैट वाज डन बाय कैवेंडिश। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट हमको कोई पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट ही डिड इट एक्चुअली। ये एक रॉड हमने लिया, इस रॉड पे लेड के दो बॉल लगाए, लेड के बॉल इसमें लगाए जाते हैं, लेड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो मास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत भारी होता है। ओके, यहाँ से हमने इसको लटका दिया एक स्प्रिंग से, ये और छोड़ दिया तो ये अपने आप घूम के जहाँ इसको खड़ा होना था हो गया।
इसका मतलब अब उस पर लगने वाला टॉर्क कितना है, 0, क्योंकि अब वो नहीं घूमता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम ले गए और ले जाकर हमने 2 बड़े बड़े गोले रखे हुए थे मास के, एक 2 मास, हैवी मास, वहां पर ले गए। अगर वहां ले गए तो हम क्या देखते हैं कि इसकी पोजीशन ऐसे हो जाती है। इस तरह से घूम के इसमें टॉर्क आ जाएगा, इसमें इसको अट्रैक्ट किया, इसमें इसको अट्रैक्ट किया, तो ये ऐसा घूमा। जैसे ही ये ऐसे घूमता है, ये वाला स्ट्रिंग ऐंठना शुरू करेगा। वो क्या चाहेगा, ये मत घूमे, उसके अंदर एक उल्टा टॉर्क पैदा होता है। किसी भी चीज को टाइट करो, ये टाइट क्यों होता है, उसके अंदर एक उल्टा टॉर्क आता है। ओके, तो ये अपना अंदर से टॉर्क लगाता है और यहाँ पर ये इसको खींचेगा, इस फोर्स से खींचेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसने इसको खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क बनाते हैं। और इसके अंदर ये जब इन दोनों ने ऐसा टॉर्क बनाया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर एक क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हुआ। इसको अपोज करने के लिए जब ये जो टॉर्क है, ये मान लो 1 डिग्री घूमने से, 1 डिग्री घूमने से इसमें टॉर्क टाउ पैदा होता है और ये घुमा थीटा डिग्री, तो कितना टॉर्क पैदा हुआ, टाउ इंटू थीटा। ओके, ये रुक गया यहाँ। उसके बाद हमने एक रीडिंग और ली, एक रीडिंग और कैसे ली, अब ये दोनों बॉल को उठा के इस तरफ कर दिया, फिर ये डिस्टेंस को नापा और अब इसको ऐसा रखा, पहले बॉल नहीं थे, फिर बॉल के बीच में ले जाके रखा या बॉल वहां ले जाकर रखे और देखा कि ये ऐसा है। पहले इधर था, फिर इधर आ गया, ये वाला एंगल हमने नाप लिया, इस एंगल का हाफ कर दिया। हाफ करने से हमको क्या मिल गया, थीटा, कि मास रखने से कितना टर्न हुआ। इस तरह से कैलकुलेश ने ये थीटा किया। ओके, जब थीटा पता लग गया तो उसके बाद ये बड़ा आसान है। कैसे आसान है, जैसे अगर हमको कोई देता है चावल, राइस, इसको तोल, तो हमने क्या किया कि उसको एक स्प्रिंग के साथ लटका दिया और स्प्रिंग के साथ जो कांटा लगा हुआ है, देखा तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया, सॉरी यहाँ तक आया और रुक गया, बस। फिर हमने उस चावल को उतार दिया। अभी हमको पता नहीं लगा कितना भारी है, अब हमने उस पर देख देख के भार रखना शुरू किया। 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, यही ना, मतलब चावल कितना था, 2.5 किलो, 2.5 किलो। ये थीटा देख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स लगाना शुरू करेंगे। फोर्स लगाने के तरीके हमको आते हैं। फोर्स लगाने का तरीका काउंट करना बहुत आसान है। mg सबको मालूम है, ऐसे ही धागा लटकाया, उसके साथ हमने 1 kg लटका दिया, तो धागे पे कितना फोर्स लगेगा, mg, m कितना 1, g कितना 10, mg कितना हुआ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स। इस तरह से फोर्स को हम काउंट कर लेते हैं। फोर्स काउंट कर लेते हैं तो टॉर्क भी काउंट कर लेंगे, इसके डिस्टेंस को लेके। ओके, यानी हम इसको इक्विवेलेंट काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसने घुमाया है, जितने फोर्स से इसने घुमाया उतना ही फोर्स हमने क्रिएट करके फिर से उसको घुमाया, उस फोर्स को हमने नाप लिया। तो हमको क्या पता लग गया कि इसने कितना फोर्स लगाया। ये बात समझ में आ गई? ओके, वेरी इजी। तो इस तरह से यहाँ पर इसने फोर्स कैलकुलेट किया और फिर अलग अलग मासेस लेके फिर फोर्स कैलकुलेट की, अलग अलग डिस्टेंस पे रख के कैलकुलेट किए, तो रिजल्ट क्या निकला, F is proportional to F1 into F2, F is proportional to 1/r²। ये दोनों रिजल्ट निकले और ये
वाला फॉर्मूला। So this was done by Cavendish Price experiment और उन्होंने F काउंट कर लिया, F काउंट करना उनको आता है mg से, और R काउंट किया, m1 m2 काउंट किए। तो जब उन्होंने F काउंट किया, m1 काउंट किया, m2 काउंट किया और R काउंट किया, सब की वैल्यू रखी, तो किसकी वैल्यू निकलेगी? G। इस तरह से G की वैल्यू निकाली। ये सब वैल्यूज हमारे पास स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड बना हुआ है, उससे हमने ये वैल्यू निकाली। तो इस तरह से G की वैल्यू हमने निकाली और G की जो वैल्यू हमने पढ़ी 0.667 into 10 to the power -11। तो ये कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट से हमको इसकी वैल्यू पता चला। और इसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए कि अगर हमने ये जो शुरू में बनाया गया, दिस वाज फॉर पॉइंट मासेस। सो एक चीज आप याद रखेंगे, द ग्रेविटेशनल लॉ इज एप्लीकेबल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल for point masses। Law of gravitation is applicable for point masses। तो ये दोनों मास कैसे होने चाहिए? पॉइंट। अच्छा, अगर मासेस पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, किसी भी मास को जो स्प्रेड है उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे एंड दैट सेंटर विल टेक एज पॉइंट मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। सो अगर हमने एक ये शेल लिया है और यहां पर दूसरा मास है, इसका मास m1, इसका मास m2, तो हमको r कहां लेना चाहिए? तो आंसर है इसका ये जो डिस्टेंस है इसको r नहीं लेंगे, यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस जो ये, इसको r लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पहले हमने पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, वो पॉइंट मास यहां पर आया। इसलिए अगर हमको ग्रेविटेशनल लॉ लगाना है तो पॉइंट मासेस के बीच लगाना है, इसलिए इन दोनों के बीच लॉ लगेगा, ये वाला r उसमें लगेगा। समझ आया? सो दिस इज for applying gravitational force। ओके। दूसरी चीज, अगर एक शेल है, इस शेल के अंदर हमने एक पॉइंट दूसरा रखा, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना? अभी एज ए थंब रूल इसको याद रखिए, ये वाले सारे पार्टिकल इसको किधर खींचते हैं? ये इस तरफ। ये वाला पार्टिकल किधर खींचता है? इस तरफ। तो इधर के जितने फोर्सेस हैं, अगर हम इसको ऐसे कर दें, सेंटर से जाता हुआ, तो इधर के जितने फोर्सेस हैं, इधर के उतने फोर्सेस उसके अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो हमको याद रखना है, इनसाइड ए शेल द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज 0। Inside a shell, the force of gravitation due to outer shell is 0। लेकिन एक चीज और, अगर यहां पर ऐसे एक बॉडी रखी है, ये तो दो बॉडी, दिस इज बॉडी नंबर 1, दिस इज बॉडी नंबर 2, और ये हमारा मास है m3। m3 पर m1 के कारण कितना फोर्स होगा? 0। m3 पर m2 के कारण फोर्स 0 नहीं होगा, कितना होगा? m2 n3 अपॉन r स्क्वायर। r कहां से लेना? इसके सेंटर से
ये आ, समझ आया? तो इसके कारण फोर्स लगता है, इसके कारण फोर्स नहीं लगता। तो याद रखिए, जिस चीज पर फोर्स लगना है उसके बाहर जितनी सरफेस रहेगी उसके कारण फोर्स नहीं लगता। नहीं लगता हम नहीं बोलेंगे, उसके कारण जीरो फोर्स लगता है। क्यों? इधर के फोर्स लग रहे हैं, इधर के लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो नहीं लगता बोलना इज नॉट करेक्ट। द फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, द नेट फोर्स इज जीरो। लेकिन ये वाला पूरा तो एक तरफ है, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा फोर्स लगाया। ठीक है? तो ये थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हुआ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। अब हम लोग अगली चीज पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले फिर से वर्ड आया है ग्रेविटी। व्हाट डज इट मीन? ग्रेविटी मींस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो बार बार हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ पूरा मत लिखना पड़े, इसलिए हमने एक छोटा वर्ड बना लिया ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है? अर्थ की सरफेस पर हम रहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड के ऊपर से छोड़े तो हम देखते हैं कि ये ग्राउंड की तरफ जाता है। अगर इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन देखेंगे तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है। ये वाली जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन का नाम है डाउन, और इससे उल्टी डायरेक्शन का नाम अप। अगर एक आदमी अमेरिका में है, ये इंडिया है अर्थ के ऊपर, और ठीक इसके उल्टी तरफ यहाँ अमेरिका है। अमेरिका में एक आदमी ने यहाँ बॉल रखी और ये इधर जा रही है ऐसे, तो ये इसको क्या बोलेगा? अप की डाउन? डाउन। ये अर्थ उसके लिए ऐसे ऊपर से ऐसे जा रही है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? डाउन। सो ऑल द डायरेक्शन पॉइंटेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ इज डाउन एंड अवे फ्रॉम द सेंटर इज अप। ये है अप और डाउन। इसके लिए और आगे एक शब्द लगा लीजिए, वर्टिकल। कौन सी डायरेक्शन है ये? वर्टिकल। तो वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती है? ऐसे 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 90 डिग्री? नो, 90 डिग्री नहीं। 90 डिग्री में धोखा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक पहाड़ पर खड़े हैं ऐसे यहां से और 90 डिग्री बनाएंगे तो ये डायरेक्शन अप नहीं है। मालूम है आपको? तो अप किधर होता है? इधर ग्राउंड हमको खींचता है, और हमको ग्राउंड कहां खींचता है? अर्थ के सेंटर की तरफ। दैट इज डाउन, उसके उल्टा अपवर्ड। सो दिस इज वर्टिकली अप। तो वर्टिकली अप को कौन डिसाइड करता है? सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या बताती है? कि पूरी अर्थ का मास कहां लोकेटेड होता है? एट द सेंटर। तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है? इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हमारे लिए कौन सी डायरेक्शन होती है? वर्टिकली डाउन। और इसके उल्टे वर्टिकली अप। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल जमीन के साथ साथ नहीं, क्योंकि यहां पर अगर ग्राउंड के साथ साथ देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं। तो फिर हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर। वर्टिकल डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर। तो यहां पर जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे 90, तो ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों डायरेक्शन की डेफिनेशन याद रखिए, वर्टिकली अप और डाउन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू वर्टिकल। बाकी जमीन की सरफेस को देखकर, इस खिड़की के लेवल को देखकर हॉरिजॉन्टल डिसाइड मत करिए, ठीक है? कि हॉरिजॉन्टल ये लेवल है या ये लेवल है। नो, ये एक्चुअल फिजिक्स की डेफिनेशन। ओके,
किसी भी बॉल को हमने अर्थ की सरफेस के ऊपर से छोड़ा, देन वी फाइंड छोड़ने से वो चलता है। क्यों चलेगा? तो फिजिक्स का नियम है, फोर्स लगा होगा तभी चला होगा। ओके, मतलब उस पर फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लगा है और वो चला तो उसकी वेलोसिटी एक जैसी रहेगी या बढ़ेगी? तो आंसर है फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, तो उसका एक्सीलरेशन होगा एंड वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहां पर हम बॉल को रखते हैं, ये अर्थ हमारे लिए पूरी अर्थ का मास यहां लोकेटेड है, ये इसको अपनी तरफ खींचती है। कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस अर्थ का मास ऑफ अर्थ है, तो इसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज r, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, जिसे वेरिएबल r। तो इसके और इसके बीच में ग्रेविटेशन लॉ से कितना फोर्स लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स लगता है। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, g m अपॉन r स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? m कैंसिल हो गया, तो एक्सीलरेशन इज g m अपॉन r स्क्वायर। दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ। अर्थ के फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। so this is acceleration due to gravity, ये acceleration due to gravity हुआ। अच्छा, हमने कहा कि इतना सब हमको नहीं आता, हमको काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला मालूम है। काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला क्या बताता है? S is equal to ut plus half kg square। जब हम बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो दिस हैज बिकम 0। S is equal to half kg square। So A is equal to 2s upon t square। 2s हमने क्या किया? ग्राउंड से 2 मंजिल ऊपर गए, ऊपर जाके हमने 3 मंजिल ऊपर गए, 10 मीटर से एक बॉल को छोड़ा। मान लो हवा नहीं चल रही है, रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, हमने ये डिस्टेंस नाप लिया 10 मीटर। क्या नाप लिया हमने? s। उसके बाद स्टॉपवॉच चलाई, जैसे ही बॉल नीचे ग्राउंड को टच करता है स्टॉपवॉच बंद कर दी। क्या नाप लिया हमने? ठीक। उसके बाद दोनों की वैल्यू रख दी, क्या निकला? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? फोर्स के कारण। कौन लगा रहा है फोर्स? अर्थ, ग्रेविटी। इसलिए ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्री छोड़ दें and it is allowed to fall freely on the earth, then its acceleration is acceleration due to gravity, और उसकी कैलकुलेशन ये है 2s upon t square। ठीक है? ओके, नोट करिए। An object falling through, an object falling freely, an object falling freely towards ground has acceleration which is called acceleration due to gravity, which is called acceleration due to gravity। ठीक है? If a body is dropped
and it takes time t to reach the ground. It takes time t to reach the ground. Then neglecting air resistance, the acceleration is 2h upon t square. 2h upon t square. ठीक है? Okay. This is acceleration due to gravity. But उसके नीचे according to law of gravitation, this acceleration is, according to law of gravitation, this acceleration is g into me upon r square. G into me upon r square. ठीक है? Because this is acceleration due to gravity. And it is very common to use. We give it a symbol G. So G is equal to G m e upon r square. So G is G m e upon r square. Okay. This acceleration due to gravity is on the earth. If we go to moon and leave a ball there, it will also fall towards the surface of moon, but acceleration will be different. Why it will be different? Because mass of the moon will be different. So this is value of gravitation on earth. This is mass of earth, gravitational acceleration in the earth. ओके, इस फॉर्मूले से जो हमने इधर पहले बनाया था उससे हमने इसकी वैल्यू निकाली, दूसरे तरीकों से वैल्यू निकाली, पेंडुलम से इसकी वैल्यू निकाली, तो हमको ये मिला कि अर्थ पर इसकी वैल्यू g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमको इसकी वैल्यू है। दिस इज ऑन द सी लेवल एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अच्छा, अब ये जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी क्या है? सो दीज टू आर डिफरेंट क्वांटिटीज। तो नोट करिए, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी आर डिफरेंट क्वांटिटीज। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी आर डिफरेंट क्वांटिटीज। दोनों के डिफरेंस लिखिए। डिफरेंस this is acceleration and this is a constant. This is acceleration and this is a constant. Okay. The value changes from place to place. The value do not change all over the universe. Value change.
no change. All over the universe there is no change. ओके, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9.8, इसकी वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11। तो ये याद रखिए, दोनों एक दूसरे के बदले में यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, बोथ आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ओके, ये जी और जी का कंपैरिजन हो गया। अब इसकी वैल्यू इसके बेसिस पर है। On the surface of Earth G की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक स्मॉल r, ये वाला डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ, ये डाटा आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज नियरली 6400 किलोमीटर। ये रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अब अगर हम अर्थ से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो 6401 इज एज लार्ज एज 6400, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका ये मतलब है कि इस जी की वैल्यू ग्राउंड पर जितनी है उससे 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो भी उतनी की उतनी ही रहेगी। देयर इज नॉट मच चेंज। ठीक है, प्रिंसिपली न्यूमेरिकली देयर विल बी चेंज, बट प्रैक्टिकली दैट चेंज विल बी नेग्लिजिबल। सो 1-2 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक हम क्या मानते हैं कि जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। और इस पूरे का टाइटल हम क्या देंगे? जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो व्हेन वी से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसका मतलब ग्राउंड से सिर्फ चिपक कर नहीं, पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6400 के सामने ये सभी नेग्लिजिबल हैं। तो ये सभी पर जी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है। इफ यू गो टू वेरी लार्ज डिस्टेंस, 500 किलोमीटर चले गए, 200 किलोमीटर चले गए, देन देयर विल बी चेंज। ठीक है, सो ऑन द सरफेस जी की वैल्यू कितनी होती है? और नोट करिए, जी ऑन द सरफेस, जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is equal to G mass of the earth upon R square. Yes. G mass of the earth upon R square. ठीक है? क्या हम इससे G निकालते हैं? आंसर नहीं, हम इससे G नहीं निकालते क्योंकि हमको मास ऑफ द अर्थ नहीं मालूम है। हाँ, इस फॉर्मूले से हम मास ऑफ द अर्थ निकाल सकते हैं क्योंकि हमको R मालूम है, G मालूम है और G मालूम है। निकाला जाता है, मास ऑफ द अर्थ निकाला जा सकता है। ओके, एनीथिंग। तो ये आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, ड्यू टू मास ऑफ अर्थ। अब मूव पर अगर हम जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मूव इज इक्वल टू जी मास एट मूव डिवाइडेड बाय आर फॉर दी मूव। ये आर किसका है? अर्थ का। ये आर किसका है? मूव। ठीक है, इफ वी कंपेयर द टू, तो एक्सेलरेशन एट मूव अपॉन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी mm अपॉन rm डिवाइडेड बाय g me अपॉन r। दिस इज इक्वल टू mm upon Rm and E
ये mass of the moon, mass of the earth, this will be a small quantity. उसी तरह से radius of the earth, radius of the Mars, इसमें ये small quantity. तो अब आप बता सकते हैं कि ये Gm with respect to G earth छोटा होगा कि बड़ा होगा? Acceleration due to gravity on the moon is equal to square and square. Okay, अब G and G, ये वाली क्वांटिटी is it more than 1 or less than 1? Radius of earth, radius of moon कौन सा बड़ा होगा? तो अगर ये बड़ा है तो आप ये कैसा हो जाएगा? बड़ा ग्रेविटेशन एट मून विल बी लार्जर. और अगर ये इसमें ये कैसा है? छोटा. मास ऑफ द मून, तो ये कैसा होगा? छोटा. तो इसमें दोनों रिजल्ट आ रहे हैं और आपको एक ही के फॉर्म में, तो कैसे बनाएंगे? इसकी टेक्निक क्या रखिए? ऐसी चीज लीजिए जो दोनों में कांस्टेंट है. हम ये मानते हैं कि दोनों का अर्थ का क्रस्ट का मटेरियल एक ही है, दोनों की डेंसिटी एक ही है. तो मास का फॉर्मूला लगाते हैं. मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो देखिए ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किया तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r3. इसका r लेना है मून का. ठीक है, ये क्या हो गया? मास ऑफ मून मल्टीप्लाइड बाय अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ मून स्क्वायर. अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ रो कैंसर 4/3 पाई कैंसर. यहाँ क्या बचा? रेडियस ऑफ मून अपॉन ये 2 और ये 3 रेडियस ऑफ अर्थ. सब कैंसर होके क्या आ गया? एक्सेलरेशन एट मून, एक्सेलरेशन एट अर्थ, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ. अब रेडियस कितना छोटा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ कम होगा? मून. किस रेशियो में कम होगा? तो रेडियस का रेशियो. अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है. हम मानते हैं कि मून अर्थ का ही टुकड़ा है, या अर्थ से ही निकला है, तो उसका डेंसिटी एक जैसी होगी. ओके, तो ये फॉर्मूला देखिए इस तरह से दोनों का